नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जम्मू कश्मीर रियासत जो है वो 20-22 सालों से आतंकवाद से जूझ रही है। लेकिन आज हमारी जम्मू कश्मीर सरकार ने उनके इरादों को नस्ते-नाबूद कर दिया है और उन्हें हमारी रियासत से निकल जाने के लिए मजबूर कर दिया है। और आप जानते हैं कि जैसा कि जम्मू कश्मीर रियासत जो है पूरे विश्व में टूरिज़्म के लिए एक जन्नत सी मानी गई है। कहते हैं कि अगर कहीं जन्नत है तो वो जम्मू कश्मीर में है। और अब फिर से टूरिस्ट जो है भारी मात्रा में आ रहे हैं और इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ इस समय जम्मू प्रोविंस के डायरेक्टर टूरिज़्म जनाब सौजन्य शर्मा साहब बैठे हुए हैं और हम इनसे ये जानेंगे कि इस समय टूरिज़्म सीज़न भी है और साथ ही साथ बाबा अमरनाथ की यात्रा भी शुरू हुई है, तो किस तरीके के इंतजामात जो हैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट द्वारा किए गए हैं। जी सौजन्य शर्मा साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सौजन्य जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि किस तरीके के इंतजामात जो हैं, टूरिस्ट सीज़न अभी चल रहा है, काफ़ी मात्रा में जो टूरिस्ट है जम्मू में पलायन कर चुके हैं और उनकी जो अच्छी सुविधाएं मिलें उनको, अच्छे तरीके से उनका रहना सहना खाना सब फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड हो, ये एक अहम ड्यूटी है टूरिज़्म डिपार्टमेंट की। तो क्या क्या इंतज़ामात किए गए हैं? देखिए, हमारे जम्मू में ज़्यादातर टूरिस्ट जो है वो पिलग्रिम टूरिस्ट हैं जी। वैष्णो देवी के लिए आते हैं या बाबा अमरनाथ जी की यात्रा के लिए आते हैं, तो और बाकी जगहों पे भी जाते हैं। फिर यहाँ पे आके उसमें पत्नी टॉप है हमारा जो समर्स का डेस्टिनेशन है, मानसर सनासर है, मानसर तो सुरेंसर वो जो विंटर्स के डेस्टिनेशन है। आजकल अमरनाथ यात्रा चल रही है और जाहिरी बात है टूरिज़्म विभाग का भी ध्यान उस तरफ है और प्रशासन का ध्यान भी उस तरफ है। बेस कैंप हमारा भगवती नगर है, जहाँ से यात्रा हर रोज़ सुबह 5 बजे रवाना की जाती है। 5 साढ़े 5 बजे पहली गाड़ी 5 बजे निकलती है और निकलते निकलते 5:30 हो जाते हैं। जी बिल्कुल। वहाँ पे यात्रियों के लिए पूर्ण सुविधा है, उनके रहने का स्थान है, उनके लिए उनकी सुरक्षा का स्थान है और पास में ही उनके लिए लंगर लगाए हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस ने लगाए हैं। वो अंदर नहीं है, लेकिन अंदर एक नो प्रॉफिट नो लॉस पे कैंटीन चलती है जिसे टूरिज़्म विभाग देखता है। जी बिल्कुल। यात्रियों के लिए वहाँ पर उपलब्ध ये अपने मैट्रेसेस कराए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जाते हैं, सिक्योरिटी रखते हैं और सुबह वापस कर देते हैं। बिजली, पानी और सुरक्षा का बिल्कुल ख़ास ध्यान रखा गया है। पूर्ण ऐसा वहाँ वातावरण बनाया गया है कि यात्री को ये महसूस ना हो कि उसे किसी प्रकार की असुविधा हुई है। जी सौजन्य जी, एक अहम सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पिलग्रिम टूरिस्ट जो है हमारे जम्मू में ज़्यादा है, तो पिलग्रिम टूरिस्ट जो जब आता है तो वो चाहता है कि जम्मू सिटी में भी घूमा जाए और जो डेस्टिनेशंस हैं छोटी छोटी, जैसे हमारा भाऊ फोर्ट है, भागे बाहू है, इन जगहों पे भी जाया जाए, तो कहीं उनके साथ कोई ऐसी चीटिंग ना हो, उसके लिए क्या क्या इंतजामात किए गए हैं? देखिए, हमारे पास टूरिस्ट पुलिस रहती है जी। और टूरिस्ट पुलिस का काम यही है कि वो यात्रियों की इन चीज़ों के ध्यान रखे, कोई उन्हें ओवरचार्ज ना करे, कोई उनसे चीटिंग ना करे। इसलिए अक्सर जब भी हमें शिकायत आती है तो इमीडिएटली उस पर एक्शन लिया जाता है, उस होटल वाले से, उस ड्राई फ्रूट्स के वाले से या उससे जहाँ पे ये लोग सामान खरीदते हैं हैंडीक्राफ्ट्स का या हैंडलूम्स का, तो इन जगहों पे एकदम पुलिस जो है वो सौजन्य जी, आपकी बात को बीच में रोकते हुए ये जानना चाहता हूँ कि जिस जगह पे आपकी टूरिस्ट पुलिस नहीं अवेलेबल है, और ये आपकी जानकारी के लिए कि इस समय आपकी बात को पूरा देश सुन रहा है, देश ही नहीं विदेश भी सुन रहा है, क्योंकि विदेश से भी सैलानी जो है हमारे जम्मू कश्मीर में काफ़ी मात्रा में आते हैं, तो यदि वहाँ उनको टूरिस्ट पुलिस अवेलेबल नहीं होती तो किस डेस्टिनेशन पे आके वो अपनी कंप्लेंट को दायर कर सकते हैं? देखिए, उसके लिए वो हमारे अपनी अगर तो इमीडिएटली वहाँ दूसरा एग्जीक्यूटिव पुलिस का कोई सिपाही खड़ा हो तो उससे शिकायत दर्ज करा सकते हैं, अन्यथा लिखित रूप में हमें यह भेज सकते हैं। एड्रेस डायरेक्टर टूरिज़्म वीर मार्ग जम्मू के नाम से, वो हमें ये अपनी चिट्ठी भेज दें और उस पर ज़रूरी एक्शन लिया जाएगा उस दुकानदार के खिलाफ, उस ऑटो रिक्शा वाले के खिलाफ, या ऐसा कोई भी बिजनेस जो टूरिज्म से जुड़ा है। सौजन्य जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन यदि
कोई टूरिस्ट जम्मू में ही है, उसके साथ जम्मू में ही कोई गलत बर्ताव किया जाता है, तो वो आपका कोई ऐसी सुनवाई का कोई जगह होगी जहाँ पे इमीडिएट वो आके कंप्लेंट करे? मैं देखिए, हमारा टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर रेलवे स्टेशन पर है, वो 24 घंटे चलता है। जम्मू का टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर है वो दिन में चलता है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक वो खुला रहता है। यात्री को किसी भी प्रकार की असुविधा, कोई शिकायत हो तो वहाँ दर्ज वो करा सकता है। क्या आपने भी अपने ऑफिस के बाहर कोई शिकायत का सेंटर ऐसा खोल रखा है? देखिए, हमारे तो वहाँ रिसेप्शन सेंटर ही है जी। टीआरसी में वहाँ रिसेप्शनिस्ट बैठी रहती हैं, लेडीज हो या पुरुष हो, वो वहाँ बैठे रहते हैं। आपने अपनी शिकायत दर्ज करानी है और उसी समय उसका रिड्रेसल जो होगा वो जी। सौजन्या जी, हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं वो ये जानना चाहेंगे कि आपका जो ऑफिस है वो किस जगह पर है, ताकि अगर कोई उनको प्रॉब्लम आए तो वहाँ पे उनकी सुनवाई हो सके। एक तो रेलवे स्टेशन पर ही है हमारा टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर। जैसे ही आप रेलवे प्लेटफॉर्म से बाहर आते हैं, आपके दाईं ओर है और बड़ा सा वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर जी, बिल्कुल, टूरिज्म का। और दूसरा है हमारा टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर वीर मार्ग पे, आमतौर पर जिसे रेजिडेंसी रोड या वीर मार्ग कहते हैं, वहाँ पे स्थित हमारा दफ्तर है। किसी से भी आप पूछ लीजिए कि यहाँ पे डायरेक्टर टूरिज्म का दफ्तर कहाँ है, तो सबको उस बाज़ार में, उस शहर में मालूम है। वहाँ पे अपनी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उसका रिड्रेसल ज़रूर होगा। जी सौजन्या जी, ये तो रही जो हमारे दर्शक या पिलग्रिम्स जो या यात्रु जो हमारे जम्मू कश्मीर में आते हैं उनके लिए एक सुविधा की बात। अब मैं एक चीज़ और अहम जानना चाहता हूँ, जैसे बरसात का मौसम है, कई बार आगे रास्ता लैंडस्लाइडिंग के कारण या किसी भी कारण बंद हो जाता है तो यात्रियों को रोका जाता है और उनको अच्छे, क्योंकि वो घर से एक या तो दर्शनों के लिए आए होते हैं या घूमने के लिए आए होते हैं, तो उनको डाइवर्ट करने के लिए कोई ऐसे जगहें आपने इंट्रोड्यूस की जहाँ से हमारे ये लोग जा सके? देखिए, अगर जैसे मैंने कहा कि ये पिलग्रिम टूरिस्ट हैं और जब यात्रा पे निकले हैं तो कोशिश करेंगे कि जितने और ऐसे स्थल देख पाएँ। तो हमने जहाँ भी होर्डिंग्स लगाई हैं उसमें लिखा है कि सुद्धमहादेव मंदिर जो शिव मंदिर है वो जम्मू से कितनी दूर है, वहाँ पे क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, पुरमंडल उत्तरवैनी में क्या स्थल है, शिवजी का स्थल है, वहाँ पे क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, सुचेतगढ़ बॉर्डर जहाँ पे बॉर्डर टूरिज्म को हम प्रमोट करते हैं, जो लोग बॉर्डर देखने के इच्छुक हैं तो बॉर्डर कितनी दूरी पे है, वो स्थान कितनी दूरी पे है, वहाँ पे क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, ताकि जो टूरिस्ट है वो टूरिस्ट सेंटर में तो उसको ये जानकारी दी ही जाएगी, लेकिन उसको वहाँ पे जाना पड़ेगा। अदरवाइज जो होर्डिंग्स जहाँ पे लगी होंगी वो देख के ही समझ जाएगा कि मेरे पास जब मैं वापस आऊँगा यात्रा करके तो मेरे पास एक दिन है, तो मैं इस शिवखोड़ी जा सकता हूँ जहाँ पे मुझे एक दिन लगेगा। एक दिन जाना है। अगर मेरे पास सुबह मैं पहुँचता हूँ और शाम को मेरी ट्रेन है, या मैं रात को पहुँचता हूँ तो दूसरे दिन शाम को ट्रेन है, तो वही सोचेगा कि 7-8 घंटे के लिए जो पास में डेस्टिनेशन है वो मैं देख के सकता हूँ। तो इसी तरह से कोशिश यही है और प्रयास भी यही है कि यात्री को जो ये जानकारी है इन्हीं जगहों से मिल जाए और उसे उसके लिए चल के जाना ना पड़े। और जब वो रात को पहुंचेगा, और यही हमने होर्डिंग्स जो हैं यात्री भवन में अपने यात्री निवास में लगाई हैं, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर्स है वहाँ पे लगाई हैं, ताकि यात्री जब अपनी रजिस्ट्रेशन करा रहा है कई जगह पे, ताकि यात्री जब अपनी यात्रा प्लान कर रहा है तो उसके साथ ही इस चीज़ को भी प्लान करे। जी एक और चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे ऑटो रिक्शा या जो आपने कहा कि हमने ये होर्डिंग्स लगाई हैं और टूरिस्ट जाने के लिए सोचता है तो वो यही सोच के आता है कि हमें बेस कैंप पे पहुंचना है, बेस कैंप के आगे गवर्नमेंट की जो गाड़ियाँ जाती हैं उसमें बैठ के चले जाना है। लेकिन कई बार जब मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि रास्ता बंद है तो वो चाहता है कि हम इन डेस्टिनेशंस को, से फॉर एग्जांपल वो कहता है कि मुझे शिवखोड़ी को देखने जाना है, तो वो एक प्राइवेट गाड़ी हायर करता है और वो गाड़ी वाला उससे जितनी उसकी चार्जेस है उससे 2 गुना ज़्यादा मांगता है, क्योंकि उसको पता है सीज़न का टाइम है। उस पर रोकथाम लगाने के लिए, नकेल लगाने के लिए क्या इंतजाम बिल्कुल है। अगर देखिए, अगर आप को लगता है कि ये टैक्सी वाला ये ज़्यादा चार्ज कर रहा है तो आप हमारे टीआरसी में जाके शिकायत करिए कि ये फलां से इतने रूट का क्या रेट बनता है, क्योंकि वो रेट तो आरटीओ ऑफिस से निर्धारित किया गया है, अप्रूव्ड रेट है। और उसकी जानकारी हमारे पास भी रहती है कि जम्मू से अगर शिवखोड़ी तक टैक्सी का किराया क्या होगा, आने जाने का, वन वे का क्या होगा।
और विभिन्न जो टैक्सी स्टैंड है वहाँ पे भी उपलब्ध रहता है ये उनके ऑफिस में। क्या ऐसा नहीं किया जा सकता था कि उस रेट को सामने डिस्प्ले किया जाए ताकि किसी तरह की कोई चीटिंग ना हो? देखिए, अब उसमें बात ये होती है कि जो रेट्स है ना विभिन्न गाड़ियों के विभिन्न रहते हैं। आप कोई बड़ी गाड़ी लेते हैं तो उसके अलग से रेट हैं, और फिर कोई छोटी गाड़ी लेते हैं तो उसके अलग से रेट हैं। तो इन रेटों को वहाँ पे एकदम दर्शाना बड़ी मुश्किल सी बात है। तो इतनी अगर जानकारी लेनी हो तो वो जो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं उन पे ले सकते हैं, और कुछ यात्रा के दौरान हमने टोल फ्री नंबर्स रखे हुए हैं, वो उन पे भी ये जानकारी नंबर ले सकते हैं। सौजन्य जी, एक और अहम सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से मैंने आपसे प्रश्न किया पीछे भी कि यात्रा को रोका जाता है और पीछे से लखनपुर से यात्रा आ रही है और बेस कैंप में यात्रा की जो मात्रा है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है, तो उनको यहाँ पे अच्छे तरीके से सुविधाएं और रहने के लिए जगह प्रोवाइड करने के लिए क्या हम लोग सक्षम हैं? बिल्कुल सक्षम हैं। रास्ते में ही 2 ट्रांजिट कैंप बनाए गए हैं, कठुआ के पास है और एक सांबा के पास है। यात्रियों को वहीं पे रोका जाएगा। वहाँ पे लंगर की व्यवस्था है, वहाँ पे फर्स्ट एड की है, पीसीज बनाई गई हैं, लेकिन अभी तक उसकी ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी। आपने एक चीज़ देखी होगी कि इस कैंपेन से हमने यात्रियों को जो एजुकेट किया था कि आप अपनी यात्रा अपने प्लान करिए, हम यहाँ 15,000 से ज़्यादा यात्रा नहीं छोड़ेंगे। तो जो आज दूसरा दिन है यात्रा का, हमें यही चीज़ देखने को मिली कि अदरवाइज़ होता क्या था कि यात्री जम्मू पहुँच जाते थे और फिर कहते थे हमारी स्पॉट रजिस्ट्रेशन करिएगा, और यात्रा किसी दिन 20,000 22,000 इतनी हो जाती थी, और भवन पे या जहाँ ऊपर गुफा पे इतना स्थान नहीं होता था कि इन यात्रियों को वहाँ पे अकोमोडेट किया जाए, होल्ड किया जाए। लेकिन देखिए, कल भी यात्रा 15,000 से कम रही, आज भी यात्रा 15,000 से कम रही जी। तो देखा जाए तो जो ये एजुकेशन थोड़ा सा फर्क सौजन्य जी जो केदारनाथ और बद्रीनाथ से भी कुछ पड़ा होता है। देखिए, कुछ लोगों ने ऐसा प्लान किया होगा कि बद्रीनाथ केदारनाथ जाने के बाद अमरनाथ जी आएंगे जी, उनमें से बेचारे कुछ हादसे के शिकार हो गए या उनके परिवार वाले। मेरा मानना यह है कि कुछ डर से भी ऐसे नहीं है। बेसिकली देखिए, वो तो नेचुरल कैलेमिटी है, कोई ऐसी आपदा जो थी वो तो प्राकृतिक आपदा थी जी। भगवान ना करे वो कहीं भी आ सकती है, किसी भी जगह पे आ सकती है जी। बिल्कुल, ये तो उसके लिए देखिए तैयारियां तो हर वक्त तैयार रहता है आदमी, लेकिन कहाँ तक हो सकता है ये तो प्रयास तो यही रहता है कि हम बिल्कुल चौकस रहें, तैयार रहें। हमने भी डिजास्टर मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए स्कूल आइडेंटिफाई किए हुए हैं, सराय आइडेंटिफाई की हुई हैं कि इन केस कभी ऐसी आपदा हो या यात्रा 2 दिन 4 दिन के लिए रुक जाती है, तो रास्ते में भवन पे या गुफा पे कहीं भी बारिश होती है 2 दिन रात यात्रा, तो हमने ऐसे प्रयास तो किए हैं, कोशिश की है कि यात्रा को वहाँ रोका जाए। लेकिन यात्री भी बड़ा उत्सुक होता है ना। रीज़न ये है उसने अपनी वापसी की ट्रेन की टिकट कराई है, वो है तो नहीं कि आज अगर कल की ट्रेन की टिकट है उसकी कैंसिल तो होगी तो फिर दूसरे दिन तो मिलेगी नहीं। तो उसकी भी यही जिज्ञासा रहती है, उसकी भी यही कोशिश होती है कि मैं जिस तरह से आया हूँ प्लान करके वापस चला जाए जी। बिल्कुल। तो उस केस में होता है, समझो अगर आपके पास 2 दिन की 3 दिन की यात्रा रुक गई तो चौथे दिन ऐसा होगा कि हर आदमी प्रयास करेगा मैं जाऊं जी, मैं हर आदमी जाऊं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत आप किसी भी दिन 15,000 से ज्यादा यात्रा नहीं छोड़ सकते। 7,500 बालटाल से और 7,500 पहलगाम से जी। बिल्कुल सौजन्य जी, खैर ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारी जम्मू कश्मीर रियासत ने खासकर टूरिज्म विभाग और इससे जुड़े हुए कई ऐसे डिपार्टमेंट्स जो हैं जो इस अमरनाथ यात्रा को कामयाब बनाने के लिए लगे हुए हैं। अच्छे तरीके से जो बाहर से सेनानी या टूरिस्ट आए हैं, जो पिलग्रिम्स आए हैं, उनको अच्छी सुविधा दी जाए। लेकिन कुछ ना कुछ तो आपने भी इस जो केदारनाथ बद्रीनाथ में हुआ उससे सीख ज़रूर ली होगी। देखिए, वो तो है ही है। आदमी कभी भी आप कहिए कोई प्रबंध जो है कभी भी पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता, चकाचौंध नहीं होता, तो कभी भी नहीं चकाचौंध, कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है जी। बिल्कुल। और आदमी सारी उम्र सीखता रहता है अपनी लाइफस्टाइल में। कोई भी ये कह नहीं सकता कि मैं बिल्कुल हमने संपूर्ण किए हैं, लेकिन कोशिश की जा सकती है और कोशिश की रहती है, कोशिशें ही कामयाब होती है। हाँ, कोशिश ये रहती है कि हर संभव प्रयास किया जाए कि हम यात्री को वो सुख सुविधा दे सकें जिसका वो अपने मन में सोच कर यहाँ पे आया है। देखिए, अब सभी लोग अभी चाहेंगे कि यात्री निवास में बहुत गर्मी है, उमस है, गर्मी है, लेकिन हम उतना ही प्रबंध कर पाएंगे जितने हम सक्षम है। तो हम सभी से ये निवेदन भी करते हैं कि देखिए, घर
और बाहर में थोड़ा अंतर तो रहता है। बिल्कुल जी, आपकी बात तो जब आप बाहर आए हैं तो ये थोड़ा सोच के चलिए कि थोड़ी सी असुविधा कहीं ना कहीं हो सकती है, तो उसे झेलना पड़ता है। जी सौजन्या जी, टूरिज्म का टॉपिक तो हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा है, इस पर जितना डिस्कस किया जाए उतना ही कम है, लेकिन समय की नज़ाकत को देखते हुए एक आखिरी प्रश्न आपसे ये ज़रूर पूछूंगा कि ये तो रही फॉर द टाइम बिंग यात्रा 2 महीने की, लेकिन हमारे जम्मू रियासत में माता वैष्णो देवी के लिए पूरे साल जैसे आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, इस साल 1.25 करोड़ से ऊपर की यात्रा जो है वो हुई है, श्रद्धालुओं ने की है, और भी कई डेस्टिनेशंस हैं। क्या टूरिज़्म विभाग को ये नहीं चाहिए कि और जो डेस्टिनेशंस हैं हमारे जम्मू में, जम्मू प्रोविंस के अंदर, आप जैसा एक होनहार और काबिल अफसर जब से आया है, तो मैं ये एक्सपेक्ट ज़रूर करता हूँ और हमारे दर्शक भी ये ज़रूर एक्सपेक्ट करते हैं कि जो टूरिज़्म की डेस्टिनेशंस हैं उनको और अच्छा प्रमोट किया जाए, ताकि जम्मू में पर्टिकुलर जो कश्मीर ना जा सके, कश्मीर तो जन्नत है ही है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, लेकिन जो जम्मू आया है और कश्मीर नहीं जा सकता, वो जम्मू से भी कुछ ऐसी सौगात लेके जाए। देखिए, उसी के लिए हमने जम्मू में केबल कार का जो प्रोजेक्ट है वो शुरू किया है, और मैं आपकी जानकारी के लिए दूं कि जम्मू का प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट थ्रू हो गया है। वो 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में वो केस लगा हुआ है, जो वहाँ से CVC आई थी, सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी, उन्होंने भी इसके लिए पॉजिटिव नोट दे दी है। उम्मीद है कि 10 जुलाई को अगर हमें नोट मिलता है तो 1-1.5 महीने के अंदर इसका काम शुरू हो जाएगा, और 2 साल के अंदर ये हमारा जो कार केबल शुरू हो जाएगा, पीर खो से महामाया तक और महामाया से शाहबाद, जो कि बागे अपना बाऊ फोर्ट से बिल्कुल कोई 100 फुट की दूरी। एक प्रोजेक्ट हमें सुनने में आया था पत्नी टाप पर कुछ से भी, उसमें भी वो भी प्रोजेक्ट था। दोनों प्रोजेक्ट हमने इकट्ठे ही अभी हैंडल किए। ये प्रोजेक्ट हमारा थ्रू हो गया, तो उस प्रोजेक्ट में कुछ कमियां थी, खामियां थी, और उनसे वो डिस्कस किया गया, और वो खामियों को दूर करके अब दोबारा से हम सबमिट उसको कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री दे रहे हैं। उम्मीद है कि वो भी जल्दी हो जाएगा, और उसके जल्दी हो जाने से इन दोनों जगह पर जब ये कार केबल का एक अट्रैक्शन बन जाएगी, ये आर्टिफिशियल लेक की अट्रैक्शन बन जाएगी, तो जम्मू में भी टूरिज्म को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। और देखिए, जैसे आपकी सबकी शंका है कि रेल जम्मू से चले जाने, कटरा जाने से जम्मू पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जी देखिए, ऐसा थोड़ा सा तो होगा, लेकिन हम बिल्कुल ये मान के चलें कि जम्मू बिल्कुल डिजर्टेड हो जाएगा, यहाँ कोई आएगा नहीं, ऐसा नहीं है। अगर 1.25 करोड़ यात्री माँ भगवती के दर्शनों के लिए कटरा जाता है, तो 1.25 करोड़ का 1.25 करोड़ ट्रेन से नहीं जाता। जी बिल्कुल, अब ये मान के चलिए कि 50% जाता है या 70% ट्रेन से जाता है। हर एक को भी ट्रेन की टिकट नहीं मिल सकती, ठीक है ना? मतलब कोई आदमी प्रयास ये करता है कि मैं अपनी गाड़ी से जाऊं, कुछ लोग बसेस से आते हैं, चार्टर्ड बसेस से आते हैं, तो उनको तो जम्मू से होके जाना है। और फिर हमारा भी यही प्रयास है कि हम 1.25 करोड़ के लिए ये सारी उपलब्धियां नहीं कराते जम्मू में, हम कराते हैं उसमें से 10% या 20% के। तो 10% अगर लगा के चलें 10 लाख या 15 लाख, तो उतना यात्री, उतना टूरिस्ट फिर भी जम्मू में आएगा। जी बिल्कुल, तो इसमें घबराने की हमें बात नहीं है। आपका छोटे शब्दों में कहना ये है कि जो यात्री कटरा के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि कटरा जाके वो डाइवर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, वो नहीं हमारे जम्मू में अल्टीमेटली आएगा, क्योंकि जो गाड़ियों से जाएगा, जो अपनी प्राइवेट गाड़ी से जाता है, जो बस से जाता है, वो तो जम्मू को टच करके जाएगा ही। तो उनके लिए अगर जैसे हम आर्टिफिशियल लेक होगी तो वो जरूर चाहेगा, केबल कार होगी, तो वो अपनी जर्नी को प्लान करके आएगा। कि देखिए, हमें भी साथ में कोशिश मेरी ये है कि जम्मू में हमें टूरिस्ट को कुछ घंटों के लिए टैप करना पड़ता है, और वो भी करना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि लोग अपनी जर्नी प्लान करते हैं शुक्रवार को, जहाँ पे 5 डेज वीक होता है, अपने ऑफिस से आके शाम को निकलते हैं, शनिवार को सुबह यहाँ पहुँचते हैं, शनिवार माता के दर्शनों को जाते हैं, और इतवार को दोपहर को या सुबह जम्मू पहुँचते हैं। फिर उनकी कोशिश होती है, अगर वो ट्रेन से आए हैं तो 2-4 घंटे जो है, 5-6-7 घंटे उनके पास होते हैं, वो जम्मू में व्यतीत करें, क्योंकि अन्यथा वो सोचते हैं कि प्लेटफॉर्म पे सो के कर लेंगे, किसी होटल में जाते नहीं, वो सोचते हैं कि कब चेक इन करेंगे और फिर चेकआउट करेंगे, तो अन्यथा हमें पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन जब उनके पास ये विकल्प होगा कि मैं चलो बच्चों को
श्रीनगर तो नहीं जा सकता, गुलमर्ग गंडोले की सैल में यहाँ करा देता हूँ, करवा दूंगा। बिल्कुल सही। जो हमारी आर्टिफिशियल लेक है उसमें मैं उसको बोटिंग करा देता हूँ, उसमें शिकारे में घुमा, शिकारे में नहीं तो यहाँ करा सकता हूँ। तो इन चीजों से हमारे जम्मू को काफी बूस्ट मिलेगा और मुझे लगता है कि साल 1.5 साल के अंदर, मतलब आपका मानना यह है कि आने वाले समय में जम्मू भी एक टूरिज्म डेस्टिनेशन बन के दिखाएगा। जी जी जी, धन्यवाद सौजन्य जी। दर्शकों, ये थे हमारे साथ सौजन्य शर्मा जी, जो कि हमारे जम्मू प्रोविंस के टूरिज्म के डायरेक्टर हैं। बड़े होनहार और काबिल है और इनके इरादे जो है बड़े नेक हैं और हमें लगता है कि इनके इरादों से जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का सपना है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर रियासत को नंबर 1 रियासत पूरे देश में बनाना, तो इनके इरादों, इनके सुझाव और इनके इरादों को, सौजन्य जी के इरादों को देख के हमें लगता नहीं कि अब चीफ मिनिस्टर साहब के सपने को कोई रोक पाएगा, कोई उसमें कोई हडल आएगी। और जिस तरीके से 20-22 साल से हम लोग पिछड़े हुए थे, अब बड़ी तेजी से हम लोग आज उन्नति कर रहे हैं। हमारी जम्मू कश्मीर रियासत उन्नति कर रही है हर लिहाज से, चाहे वो पढ़ाई के लिहाज से हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के लिहाज से हो, चाहे वो टूरिज्म के लिहाज से हो। आप देख रहे हैं कि हमारी माता वैष्णो देवी की जो यात्रा है वो भी कहाँ तक 1.25 करोड़ यात्रा इस समय जम्मू में आ रही है। और अभी आप देखिए कि जो बाबा अमरनाथ की यात्रा है वो भी किन आंकड़ों पे जाके ख़त्म होती है, ये आप सामने स्पष्ट देखेंगे। और साथ ही साथ अब वो दिन दूर नहीं रहा कि हमारा जम्मू भी एक टूरिज्म डेस्टिनेशन बनेगा, क्योंकि कई ऐसे प्रोजेक्ट जो है वो पाइपलाइन में है और जल्द से जल्द वो कंप्लीट होने पे है। और मुझे ये विश्वास है दर्शकों कि जिस स्पीड से हम लोग काम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट जो है 1.5-2 सालों में कंप्लीट होंगे। इसी के साथ दर्शकों आपसे विदाई लेंगे। धन्यवाद। दिग्गज नेताओं व आला अधिकारियों से मुलाकात, महत्वपूर्ण विषयों पर उनके विचार जानने के लिए देखना न भूलें प्रोग्राम फेस टू फेस, हर रविवार रात 9:45 पर सिर्फ और सिर्फ चढ़ती कला टाइम टीवी पर।